हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपकी अपनी अकेडमी अकेडमी पर लेकर आया हूं हिंदी में कक्षा 10 के लिए 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न होंगे जिनके अंदर से ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे हिंदी के, वो देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो एमसीक्यूज में यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में हिंदी में आने वाला है। पहला प्रश्न है जो आपको सामने दिख रहा है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सही है, 3 गलत हैं। उनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ममता जो कृति है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन उपन्यास थोड़ी ना है, एक नोवेल थोड़ी है, ये एक स्टोरी है, कहानी है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो गलत हो जाएगा। सेकंड है, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखूं एक निबंध है पुन्नालाल बख्शी जी का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही किस विधा की रचना है। दोस्तों हमें बताना है कि जो कलम का सिपाही रचना है वो किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जो है वो एक जीवनी है। अब जीवनी किसकी है? जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से यहाँ पर परिचित कराया गया है हमको इस जीवनी में। और इस जीवनी के जो लेखक हैं, जिसने इनको लिखा है, वो हैं अमृतलाल नागर जी। तो अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित है ये जीवनी, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों किन्नर देश में आपने पढ़ी ही होगी। किन्नर देश में जो रचना है, जो कृति है, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इसको रचित किया है। राहुल का सांकृत्यायन जो थे वो एक यात्रा वृत्तांत लेखक थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं की और उसके बाद उन्हीं यात्राओं को अपनी लेखनी से लेखनीबद्ध कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, राजा भोज का सपना नामक कहानी के लेखक का नाम बताइए। राजा भोज का सपना नामक आपने कहानी पढ़ी होगी, तो इसके लेखक बताने हैं। इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद नामक एक लेखक हैं, यानी कि वो उनको राजा की नाम से, राजा नाम से भी सुशोभित किया गया। उसके बाद उनको सितारे हिंद यानी कि हिंदुस्तान का सितारा, स्टार के नाम से भी सुशोभित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजा भोज का जो सपना है उसके राइटर, उसके लेखक हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आधुनिक कहानी किस उद्देश्य से लिखी जाती है। आधुनिक काल में जो अब आधुनिक कहानियां लिखी जाती हैं वो किस उद्देश्य से लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक कहानी कौन कौन सी है। आधुनिक कहानी जो है उनमें जो विशेषता होती है, उन विशेषताओं को ही देखेंगे। उन विशेषताओं की ही यहाँ पर बात कर रही है कि किस उद्देश्य से, किस विशेषता से लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका कि आधुनिक कहानी किसी पात्र या घटना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना के उद्देश्य से लिखी जाती हैं। कोई एक कैरेक्टर लिया जाता है, एक या एक से अधिक कैरेक्टर लिया जाता है, उसके बाद उसकी एक मार्मिक, हृदय स्पर्शी जो उसकी घटना होती है, यानी कि जो हार्ट टचिंग मोमेंट होता है, जो एक्सीडेंट हुआ होता है उनके साथ में, उस पात्र के साथ में, उसी के उद्देश्य से आधुनिक काल की कहानियों को लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक कहानी किसी पात्र या घटना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना के उद्देश्य से लिखी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स हिंदी के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों की बात कर रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे कि उपन्यासकार कौन है, उसके बाद देखेंगे कि जो सामाजिक, जिन्होंने समाज के बारे में लिखा, वो उपन्यासकार कौन से हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर मेरे सामने कोई कभी भी ये पूछे कि सामाजिक उपन्यासकार कौन है जो तुम्हें पसंद हो, पसंद क्या, सबसे पहले जो जुबान पर नाम आता है सामाजिक उपन्यासकार के लिए
वो नाम आता है मेरी ज़बान पर हमेशा मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों अगर आपसे कहता कि दो नाम लिखो तो मैं कहूँगा दोस्तों आपसे कि मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का नाम बिना किसी परेशानी के लिख दीजिए, क्योंकि ये बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं अपने समय के और आज भी इनको बड़े ही भाव से पाठक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ दोस्तों और जो हम इसके उत्तर लिखेंगे यानी कि उपन्यासकारों के नाम लिखेंगे, उनको क्या लिखेंगे दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इन उपन्यासकारों के नाम याद रखेंगे। तो वो ट्रिक है जय शिव प्रेम चरण भंडारी। दोस्तों बस आपको ये एक छोटा सा ही तो वर्ड है, जय शिव प्रेम चरण भंडारी, ऐसे ही याद हो जाएगी। एक छोटी सी लाइन सी है, जय शिव प्रेम चरण भंडारी। सामाजिक उपन्यासकारों की अगर हम बात करते हैं तो इसी लाइन को याद रखना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास नाम आता है सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं अपने समय के और अभी भी प्रसिद्ध ही हैं, पाठक इन्हें बड़े ही चाव से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है शिव से, तो शिव से जो हम नाम यहाँ पर लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एक शिवानी उपन्यासकार हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और कहानीकार भी हैं शिवानी, जिसकी आपने कहानी लाटी पढ़ी भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिवानी है। और दोस्तों प्रेम से जो हम याद रखने वाले हैं वो याद रखने वाले हैं अपने जो प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। उसके बाद चरण से आता है भगवती चरण वर्मा, ये भी बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने सामाजिक जो चीज़ें थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनके बारे में उपन्यासों में लिखा है। तो भगवती चरण वर्मा जी को हम लिखेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स भंडारी, तो भंडारी से जो हम नाम लेने वाले हैं, भंडारी से आपको याद आ ही गया होगा कि भंडारी से क्या आ जाएगा, मन्नू भंडारी, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य के। तो मन्नू भंडारी हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सामाजिक विषयों पर जो उपन्यास लिखने वाले हैं, उपन्यासकार हैं, वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, शिवानी, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और मन्नू भंडारी जी, जिसको हम इस ट्रिक से याद रखने वाले हैं, जय शिव प्रेम चरण भंडारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है जो कह रहा है कि हिंदी गद्य की प्रथम कहानी किसे कहते हैं। दोस्तों हिंदी गद्य की प्रथम कहानी की बात आ रही है जो सबसे पहले लिखी गई हिंदी गद्य में। तो हिंदी गद्य की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती, जिसको किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा था। किशोरीलाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं, तो इंदुमती इसका सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें एक छोटा सा मतभेद भी चला आ रहा है। वो क्या है उसको देख लेते हैं जरा। इसमें जो विशेष है उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे एग्जाम में, पेपर में इस चीज़ के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं जरा क्या है इसमें। जो विशेष बात है वो ये है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा जो रचित रानी केतकी की कहानी थी सबसे पहले वो लिखी गई थी, उसके बाद हमारी ये कहानी यानी कि इंदुमती को लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मुंशी इंसा अल्लाह खां ने जो रानी केतकी की कहानी लिखी थी उसमें कहानी कला का अभाव था, यानी कि जो एक स्टोरी आर्ट होती है, जो मौलिकता होती है, वो उसमें प्रधानता नहीं थी। तो इसलिए क्या किया गया, बाद में इस कहानी को यानी कि इंदुमती को ही प्रथम कहानी कह दिया गया, यानी कि अब जो हमारे पास प्रथम मौलिक कहानी है उसको हम इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने रचित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं, 2 शाखाएं थी भक्ति काल की। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या थी, पहली है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा इसको हम लिख देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th की तरफ। इसमें कह रहा है कि सूफी कवियों ने किस शैली में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों सूफी कवि जो थे, जिन्हें सूफी संत भी कहा जाता है, सूफी कवियों ने अपने जो रचनाएं की या फिर अपने जो सिद्धांत दिए उनको फारसी की मसनवी शैली में प्रतिपादित किया। किसमें प्रतिपादित किया? फारसी भाषा की मसनवी शैली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी की मसनवी शैली में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने किसको ईष्ट मानकर उपासना की। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। राम भक्ति यानी कि श्री राम जी की ही भक्ति की होगी उन्होंने, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। बिल्कुल जो एग्जैक्टली जो सटीक जवाब इसका होगा वो हो जाएगा कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने श्री राम को ईष्ट मानकर उनकी उपासना की। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं, तो वो हो जाएंगे, सबसे पहले आते हैं सूरदास, फिर नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास। कृष्ण भक्ति काव्यधारा जो है उसके प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं। दोस्तों मैं एक आपको सरल सी, इजी सी, बड़ी ही अच्छी एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप इन नामों को कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों क्या है वो ट्रिक? तो साथियों हमको जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों के नाम बताने हैं। याद रखना हमेशा कि जहां पर भी कृष्ण की बात आ जाए तो वहां पर गोपियों का नाम भी आना ही आना है। तो गोपियों के नाम से हम गोप को लेंगे, गोपियों के नाम से हमने ले लिया गोप। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों को देख रहे हैं हम, कृष्ण की बात आती है तो गोपियों का नाम आता है, तो वहां से गोपियों से हमने गोप ले लिया, तो गोप लिख दिया, गोप। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ और वर्ड हमने इसमें ऐड कर दिए जो इसी के साथ थोड़े से मैच करेंगे, जैसे कि गोप, सुन, कुक। थोड़े से हमने अपने पास से वर्ड ऐड किए। गोप हो गया, गोपियों से गोप आया, सुन, सुन, और एक वर्ड ले लिया कुक, कुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक वर्ड बन गया गोप, सुन, कुक। गोप, सुन, कुक से ही हम उन कवियों के नामों को याद रखने वाले हैं। गोप से हो जाता है गोविंद दास, तो दोस्तों जो गोविंद दास है वो भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद आ जाता है पैसे आ जाता है परमानंद दास। सेम ही है, एक जैसे ही नाम है, गोविंद दास, परमानंद दास, दास। तो हम आराम से इनको इजी तरीके से, सरल तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सू से आता है सूरदास को कभी नहीं भूलेंगे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी, तो सूरदास आ गया। न से आता है नंददास। ठीक है फ्रेंड्स, कु से आता है कुंभन दास। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कैसे आ जाता है खुद कृष्ण जी का ही नाम। जी हाँ दोस्तों, कृष्णदास भी एक कवि थे। ये कृष्णदास इन कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, कृष्णदास एक अलग कवि थे जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में ही आते हैं। तो कैसे हो जाएगा कृष्णदास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इन नामों को याद रख लेंगे, गोविंद दास, परमानंद दास, सूरदास में इसको सूरदास, नंददास, कुंभन दास और कृष्णदास। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। दोस्तों छायावादी युग की जब भी बात आ जाए तो दो नाम क्या,
वैसे तो बहुत से राइटर्स हैं, बहुत से लेखक हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं जिनको आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है महादेवी वर्मा और एक है जयशंकर प्रसाद। बड़े ही प्रसिद्ध लेखक थे ये। इन्होंने अपनी लेखनी से आज तक भी अपने जो पाठक हैं उनको मंत्रमुग्ध किया हुआ है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी और उसके बाद है महादेवी वर्मा जी, उनकी दो दो कृतियां लिखनी है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कृति लिखेंगे हम कामायनी और आंसू। कामायनी और आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने ही की है, तो कामायनी और आंसू लिख देंगे। उसके बाद है महादेवी वर्मा जी की दो कृति के नाम लिखने हैं। तो महादेवी वर्मा जी की जो प्रसिद्ध कृति है वो है यामा और एक है दीपशिखा। तो यामा और दीपशिखा को हम लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं हैं कामायनी और आंसू, और दूसरा महादेवी वर्मा, जिनकी रचनाएं हैं यामा और दीपशिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। वीर गाथा काल के प्रमुख कवि, वीर गाथा काल में दोस्तों जो राजा महाराजा हुए उन्हीं के बारे में लिखा गया था, उन्हीं के बारे में जो हमारे रचनाकार हैं उन्होंने रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन है वो? चंद्रबरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। दलपति विजय हैं जिन्होंने खुमान रासों की रचना की। नरपति नाल्हे हैं जिन्होंने बीसलदेव रासों की रचना की। जगनिक हैं परमाल रासों की रचना की। और मधुकर भट्ट हैं जिन्होंने जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वीर गाथा काल की भाषा का नाम बताइए। वीर गाथा काल की भाषा का नाम। दोस्तों अभी तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, एमसीक्यूज बताए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं हिंदी के लिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछता ही रहता है। तो जहां तक हमारी उम्मीद है इन्हीं प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम्स में रखे हुए मिलने वाले हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लें और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से याद रखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस लास्ट क्वेश्चन पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वीर गाथा काल की भाषा का नाम बताइए। वीर गाथा काल की जो भाषा है वो है डिंगल और पिंगल। जी हाँ दोस्तों, डिंगल और पिंगल भाषा में ही वीर गाथा काल में रचनाओं को रचित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हिंदी के लिए बस इतने ही। बाकी हमारे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों मैं उनको आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूं। और ये जो दोस्तों मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं बहुविकल्पीय प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपके सामने इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वाली वीडियो, जो मेरी लास्ट वीडियो थी साइंस के एमसीक्यूज़ वाली, वो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने 10th क्लास के लिए 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए थे साइंस के, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में रखे हुए मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार आपकी अपनी अभी अकेडमी से आपसे लेता हूँ विदा। जल्द मिलूंगा अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें मैं हिंदी या साइंस के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।